नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इससे पहले आप भारत परिषद अधिनियम 1858 पढ़ चुके हैं हम लोग, और आज हम 1861 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपके लिए एक राष्ट्रपति के पावर के बारे में बात करना चाहता हूं कि जब आप इंडियन पॉलिटी को पहले कभी पढ़ चुके होंगे तो आप जानते होंगे कि जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है, यानी कि एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच में जो समय होता है, उस समय यदि देश में किसी नए कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके लिए अध्यादेश ला सकते हैं, और वो अध्यादेश 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, वैध होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति को संविधान में, जो हमारे देश का संविधान 1947 से बनना शुरू हुआ था, उस समय बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी, और 1950 में जब वो संविधान पूर्णतः देश में लागू हो चुका, तो उस संविधान में जो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था, आज भारत परिषद अधिनियम 1861 जब हम पढ़ेंगे तो इस दोनों का कनेक्शन क्या है, थोड़ी देर में हम जानेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने के पावर को। तो पहला चीज इसमें था कि वायसराय के परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है, जिसमें न्यूनतम 6 सदस्य हो सकते थे और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। तो पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि इस अधिनियम के लाने के पीछे कारण क्या था। दरअसल 1857-58 का जो घटना हमारे देश में उस तत्कालीन समय में घटा था, और 1858 का जो उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया, तो उस अधिनियम के बाद यह महसूस किया गया कि यदि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे शासन करना है तो भारतीयों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, यानी जो कानून बनाने की जो शक्ति है वहाँ पे भारतीयों को बुला करके रखना पड़ेगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। इस दौरान वायसराय के परिषद को बढ़ाया गया, जिसमें न्यूनतम 6 सदस्य हो सकते थे और अधिकतम 12 सदस्य। तो जैसा भी मैंने बात किया कि विधि बनाने के कार्य में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, ठीक है, यानी जो लॉ फ्रेमिंग सिस्टम था उस समय ब्रिटिश काउंसिल का, जो यहाँ पे वायसराय के काउंसिल के तहत काम कर रही थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। तो यहाँ जो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की बात हो रही है, इसमें से याद रखिएगा, कहा गया है कि आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, ठीक है, गैर सरकारी, आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, यानी कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 सदस्य, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 सदस्य इसके गैर सरकारी होंगे। तो उस समय 1862 में बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को वायसराय के परिषद में जगह दिया गया, और ये काम किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह काम किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को वायसराय के परिषद में शामिल किया गया। कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य को नियुक्त किया गया, जो विधि सदस्य के रूप में कार्य करता था। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, मैंने आपको बताया कि 57-58 के घटना के बाद ब्रिटिश काउंसिल ये महसूस की, जो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीयों को शामिल करना चाहिए, और भारतीय भौगोलिक दृष्टिकोण से वहाँ की सामाजिक समस्याओं को समझने के बाद कानून बनाने का तरीका होना चाहिए। तो कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य जो था वो विधि सदस्य के रूप में बना, और ये सदस्य पूर्णकालिक था। पूर्णकालिक का मतलब है कि ये हमेशा के लिए बना रह गया। 1859 की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया। पहले तो ये जान लीजिए कि 1859 की जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। फिर आप समझिए कि पोर्टफोलियो प्रणाली होती क्या है। जैसे कि ये 1859 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन चूंकि ये परिषद अधिनियम 1861 बात कर रहे हैं, तो 59 में जो शुरू किया गया उसको 61 में मान्यता दे दी गई। तो अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या होता है कि पहले जब जो विभाग का वाला सिस्टम था, कि अभी भी तो है, उसमें क्या होता था उस समय, तत्कालीन समय में पोर्टफोलियो आने के समय जो इसके साथ जुड़ा है कहानी, कि
एक व्यक्ति को एक से अधिक विभागों का अधिकार दे दिया गया या दिया जा सकता था और तत्कालीन समय में दिया भी गया था, और उस अधिकारी को अपने संबंधित अन्य विभागों के तरफ से जो कार्यकारिणी परिषद यहाँ पे है वायसराय का, उसके बिना मंजूरी का अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अब एक शब्द आता है अंतिम या अंतरिम। इसका मतलब होता है कि जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो जाए तब तक इस आदेश से काम चलाया जाए। मतलब कि वो जो पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत जितने अधिकारी आते थे, उन अधिकारियों को जो अलग अलग विभागों का प्रभारी बनाया गया, तो वो उस प्रभारी के तौर पे अब अधिकार दे सकते थे, यानी कि कानून पास कर सकते थे, कोई आदेश दे सकते थे। वो पोर्टफोलियो प्रणाली में 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया। इसी अधिनियम यानी कि 1861 के द्वारा मद्रास और बंबई प्रांतों की विधायी शक्ति वापस की गई। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात ये नहीं है कि विधायी शक्ति वापस कर दी गई। यहाँ इंपॉर्टेंट जानना ये है कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण शुरू कर दी गई। कहाँ? मद्रास और बंबई को अपना जो उनका लीगल स्टेटस था वो वापस कर दिया गया, यानी कि वहाँ की जो विधान परिषद थी और वहाँ पे अपना कानून बना सकती थी। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897, ये 3 जगह पे यानी 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। कहीं कहीं जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो पंजाब के साथ साथ बर्मा का भी चर्चा किया गया है कि बर्मा में भी सेम समय में विधान परिषद का गठन हुआ है, लेकिन मुख्यतः किताबों में बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद के गठन की चर्चा की गई है। जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे थे कि जब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब सदन एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच में कार्य नहीं कर रही होती है और देश में किसी कानून की आवश्यकता होती है, उस दौरान में राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश ला सकते हैं जिसकी तय सीमा 6 महीने होती है, और अगर बैठक शुरू होती है तो उसे 6 सप्ताह के भीतर पास कर लेना होता है। जब हम राष्ट्रपति में आएंगे तो और डिटेल्स इस पे जानेंगे क्यों उसका कनेक्शन 1861 अधिनियम से जुड़ा हुआ है। देखिए, वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद के, ठीक है, यानी उसका कार्यकारी परिषद के आदेश के अध्यादेश लाने की शक्ति मिली। यहाँ पे 1861 में ही जो आप 1950 के संविधान के बाद जाने, वो 1861 में ही अंग्रेज बना करके अपने वायसराय को सौंप दिए थे, और अध्यादेश की शक्ति जो थी वो 6 महीने के लिए ही मात्र थी। फिर समझिए कि वायसराय को आपातकाल, इमरजेंसी, जब भी देश में ऐसी कोई इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी की तुलना कहाँ से की गई थी? अपना 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद का जो समय था, वो इमरजेंसी की तुलना वायसराय से की जा रही है कि अगर वायसराय के सामने ऐसी कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो बिना कार्यकारी परिषद के सहयोग और सहायता के या बिना उसके आदेश के अध्यादेश वो ला सकते हैं। और अध्यादेश की जो शक्ति है, अध्यादेश का जो समय है, वो मात्र 6 महीने तक वैलिड रहेगा। उस दौरान उन्हें अपने परिषद से पास कराना होगा, नहीं कराते हैं तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में आज इतना ही। इसके बाद हम जानेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। उससे पहले एक छोटा सा और अधिनियम है जिसमें 2 ही मात्र एक्ट आए थे, जैसे कि चर्चा कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में ही चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हमारा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।